जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी हाल ही में अपनी नवीनतम तस्वीरें भेजी हैं और ये तस्वीरें वैज्ञानिकों और खगोल विज्ञान प्रेमियों दोनों को ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही हैं। ये स्पष्ट तस्वीरें एक ऐसे ब्रह्मांड को दर्शाती हैं जो हमारे पहले के अनुमानों की तुलना में कहीं अधिक प्राचीन, भारी और संरचित प्रतीत होता है। यह सब इन दूरस्थ पिंडों के आकार, रासायनिक संरचना और चमक के माध्यम से प्रदर्शित होता है। आंकड़ों का यह सीमित संग्रह भी वैश्विक जिज्ञासा जगाने और दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों को गहन अध्ययन करने और स्पष्ट प्रमाण जुटाने की होड़ में शामिल करने के लिए पर्याप्त है। जो भी इन संकेतों को सबसे पहले समझेगा, वही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने के तरीके को आकार देगा। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि हम यह जान सकें कि प्रत्यक्ष ब्रह्मांड की सीमा से परे क्या हो सकता है। दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि उनके पास ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके धीरे धीरे आकार लेने के बारे में एक स्पष्ट और विश्वसनीय कहानी है। यह कहानी बिग बैंग से शुरू होती है, वह क्षण जब अंतरिक्ष अस्तित्व में आया और हर दिशा में फैलना शुरू हुआ। यह किसी खाली जगह में हुआ विस्फोट नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष का एक साथ हर जगह फैलना था जो अपने साथ ऊर्जा और पदार्थ को भी ले जा रहा था। ब्रह्मांड के विस्तार के साथ साथ वह ठंडा होता गया और इसी शीतलन को इस बात का मुख्य कारण माना गया कि सब कुछ एक साथ होने के बजाय धीरे धीरे हुआ। प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड अत्यंत गर्म और सघन था, जो सरल कणों से भरा हुआ था जो अभी तक जटिल संरचनाएं नहीं बना सकते थे। समय के साथ ये कण धीरे धीरे मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण करते गए, जो आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसके सबसे मूलभूत निर्माण खंड हैं। इस मॉडल के अनुसार जटिलता एक धीमी गति से मिलने वाला पुरस्कार था, जो ब्रह्मांडीय धैर्य की लंबी अवधि के बाद ही प्राप्त होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड एक लंबे और शांत चरण में प्रवेश कर गया, जिसे अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। उस युग में न तारे थे, न आकाश गंगाएं, और न ही कोई ऐसा प्रकाश स्रोत था जो अंतरिक्ष में चमकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। ब्रह्मांड को अंधकारमय, सरल और लगभग एक समान माना जाता था, मानो एक विशाल कोहरा हो जो किसी चीज के प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे अपना काम कर रहा था, गैस को एक साथ खींच रहा था, लेकिन अभी किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि करोड़ों वर्षों के बाद ही पहले तारे चमकेंगे और अंधकार का अंत होगा। माना जाता है कि वे प्रारंभिक तारे दुर्लभ, विशाल और अल्पकालिक होंगे, जो एक खाली ब्रह्मांड में एक एक करके प्रकट होंगे। इन पहले तारों से धीरे धीरे छोटी आकाश गंगाएं विकसित होंगी, जो समय के साथ मिलकर बड़ी और अधिक जटिल प्रणालियां बनाएंगी। यह क्रमिक प्रक्रिया आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण मान्यताओं में से एक बन गई। यह विचार सरल और संतोषजनक था। बड़ी संरचनाओं को बहुत समय की आवश्यकता होती है और प्रारंभिक ब्रह्मांड के पास इतना समय नहीं था। आकाशगंगा के आकार से लेकर रासायनिक संरचना तक हर चीज को उसी एक अनुमान के आधार पर तैयार किया गया था। यह माना जाता था कि भारी तत्वों को बनने में और भी अधिक समय लगता है, क्योंकि वे तभी बनते हैं जब तारे जीवित रहते हैं, मरते हैं और पदार्थ को पुनर्चक्रित करके अंतरिक्ष में वापस भेजते हैं। इस परिदृश्य में रसायन विज्ञान स्वयं एक सख्त समय सारणी का पालन कर रहा था, सरल से जटिल की ओर सावधानीपूर्वक कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। आरंभ में किसी भी बड़ी, चमकीली या रासायनिक रूप से समृद्ध वस्तु का अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड एक ऐसे निर्माण स्थल की तरह था जो अभी भी अपनी पहली इमारतों के बनने का इंतजार कर रहा था। यह ढांचा कई वर्षों तक कारगर साबित हुआ, क्योंकि यह उस समय वैज्ञानिकों के पास मौजूद सीमित आंकड़ों से मेल खाता था। पुराने दूरबीनों से ब्रह्मांडीय इतिहास के केवल बाद के अध्यायों को ही देखा जा सकता था, जहां धीमी वृद्धि पूरी तरह से तर्कसंगत थी। परिणाम स्वरूप समय रेखा पर भरोसा किया जाने लगा, इसे बार बार दोहराया गया और इस पर शायद ही कभी सवाल उठाए गए। बिग बैंग मॉडल ने न केवल ब्रह्मांड की व्याख्या की, बल्कि इसने वैज्ञानिकों की ब्रह्मांड के व्यवहार की अपेक्षाओं को भी आकार दिया। प्रत्येक नए अवलोकन को इस समय रेखा के आधार पर परखा गया और अधिकतर मामलों में यह सटीक प्रतीत हुआ। लेकिन यह आत्मविश्वास एक नाजुक धारणा पर टिका था। क्या होगा यदि प्रारंभिक ब्रह्मांड उतना धीमा और सरल न हो जितना हमने कल्पना की थी? और क्या होगा यदि हमारे उपकरण कभी भी इतनी दूर तक देखने में सक्षम न रहे हों कि हम इसे देख सकें? जेम्स वेब दूरबीन उन सवालों के जवाब देने के लिए बनाई गई थी, जिनका जवाब पुरानी दूरबीनें कभी नहीं दे सकती थीं। हबल टेलीस्कोप के विपरीत, जो मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश का अवलोकन करता है, वेब को अवरक्त तरंग दैर्ध्य में ब्रह्मांड को देखने के लिए डिजाइन किया गया था।
यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे पुराना प्रकाश भी ब्रह्मांडीय विस्तार के कारण खिंच गया है, जिससे वह दृश्य सीमा से बाहर हो गया है। अवरक्त दृष्टि की मदद से हम उस प्रकाश का पता लगा सकते हैं जिसने विस्तारित अंतरिक्ष में 13 अरब वर्षों से अधिक की यात्रा की है। सरल शब्दों में कहें तो जेम्स वेब दूरबीन केवल दूर तक ही नहीं देखती बल्कि समय में बहुत पीछे तक भी देखती है। इसका एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वेब दूरबीन ब्रह्मांडीय धूल के पार भी देख सकती है। धूल के बादल अक्सर युवा तारों और प्रारंभिक आकाश गंगाओं को छिपा लेते हैं, जिससे वे पुराने उपकरणों के लिए अदृश्य हो जाते हैं। वेब के इंफ्रारेड सेंसर इस धूल से होकर गुजर सकते हैं, जिससे ऐसी संरचनाएं सामने आती हैं जो पहले पूरी तरह से छिपी हुई थीं। इसी वजह से वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि वेब आखिरकार ब्रह्मांड को उसकी प्रारंभिक और सबसे नाजुक अवस्था में दिखाएगा। मूल लक्ष्य स्पष्ट और सावधानीपूर्वक निर्धारित था। शोधकर्ताओं को उम्मीद थी कि वे गैस के छोटे बादलों के भीतर धीरे धीरे बन रहे पहले तारों को खोज पाएंगे। उन्हें अंधेरे ब्रह्मांड में चमकती हुई छोटी छोटी आकाश गंगाओं की खोज करने की उम्मीद थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वेब का उद्देश्य उस समय रेखा की पुष्टि करना था जिस पर विज्ञान पहले से ही भरोसा करता था। लेकिन जब पहली डीप फील्ड इमेज आई तो वह उम्मीद लगभग तुरंत ही धराशायी हो गई। शांत और सरल ब्रह्मांड के बजाय वेब ने चमकीले पिंडों से भरे आकाश को प्रकट किया। ये अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे कमजोर संकेत नहीं थे, ये स्पष्ट, संरचित और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र प्रकाश स्रोत थे। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। अंशांकन त्रुटियों की जांच की गई, दूरियों को दोबारा मापा गया, डेटा पाइपलाइन की एक एक पंक्ति की समीक्षा की गई। फिर भी हर सावधानीपूर्वक परीक्षण का परिणाम एक ही निकला। संकेत वास्तविक थे। वेब किसी नवजात ब्रह्मांड को नहीं देख रहा था, वह ऐसी वस्तुएं देख रहा था जो अपनी सामान्य अवस्था से कहीं अधिक परिपक्व प्रतीत हो रही थीं। इनमें से कुछ संरचनाओं ने ढीले गैस के बादलों के बजाय स्पष्ट आकार प्रदर्शित किए। कुछ अन्य पिंडों की चमक से तीव्र और कुशल तारा निर्माण का संकेत मिलता है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि ये आकृतियां आकाश के विभिन्न क्षेत्रों में बार बार दिखाई देती रहीं। यह कोई एक अनोखी वस्तु नहीं थी जिसे अपवाद मानकर नजरअंदाज किया जा सके। यह एक पैटर्न था। इंटरनेट पर जितना गहराई से खोज की जाती थी, उतनी ही बार वही अप्रत्याशित कहानी सामने आती थी। आकाश गंगाएं अनुमान से पहले दिखाई देने लगीं, वे अनुमान से अधिक चमकीली दिखाई देने लगीं, वे अनुमान से कहीं अधिक संगठित प्रतीत हुए। प्रत्येक नए अवलोकन ने मौजूदा मॉडल को सुदृढ़ करने के बजाय उस पर और दबाव डाला। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि वे अब सिद्धांत का आंकड़ों के आधार पर परीक्षण नहीं कर रहे थे, वे सीधे तौर पर आंकड़ों को सिद्धांतों को चुनौती देते हुए देख रहे थे। इस पल को और भी बेचैन करने वाली बात यह थी कि यह कितना शांत था। शुरुआत में कोई नाटकीय घोषणा नहीं हुई, खोज का कोई दावा जल्दबाजी में जनता के सामने नहीं लाया गया। इसके बजाय दुनिया भर की टीमों ने चुपचाप सिमुलेशन को फिर से चलाना शुरू कर दिया। अगर वेब सही था तो प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात गलत समझी गई थी। या तो पदार्थ अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से एकत्रित हुआ, या फिर वे नियम जो प्रारंभिक ब्रह्मांडीय विकास को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत अपूर्ण थे। दोनों ही विकल्प सुविधाजनक नहीं थे। जेम्स वेब का निर्माण ब्रह्मांड विज्ञान को पुनर्लिखने के लिए नहीं किया गया था, इसे विज्ञान की पूर्व मान्यताओं को परिष्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन उम्मीद से कहीं पहले चमकीले संरचित पिंडों से भरे ब्रह्मांड को उजागर करके दूरबीन ने चुपचाप अनुसंधान का केंद्र बदल दिया। ध्यान उपकरणों से हटकर स्वयं पिंडों पर केंद्रित हो गया, क्योंकि अगला कदम अब इस बारे में नहीं था कि जेम्स वेब ब्रह्मांड को कैसे देख रहे थे। यह इस बारे में था कि ये प्रारंभिक आकाश गंगाएं वास्तव में क्या थीं, वे कितनी विशाल थीं और वे समय रेखा के अनुसार निर्धारित समय से बहुत पहले क्यों प्रकट हुईं। जब वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब द्वारा देखी जा रही आकाश गंगाओं को मापना शुरू किया तो सदमा और गहरा गया। ये प्रारंभिक ब्रह्मांड में बनने के लिए संघर्ष कर रही छोटी या नाजुक वस्तुएं नहीं थीं। ये स्पष्ट संरचना, तीव्र प्रकाश उत्सर्जन और आधुनिक आकाश गंगाओं के बराबर विशाल आकार वाली विशाल प्रणालियां थीं। शोधकर्ताओं ने इनमें से कुछ आकाश गंगाओं को ब्रह्मांड को तोड़ने वाली कहना शुरू कर दिया। यह कोई सनसनीखेज खबर नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। इनमें से कई आकाश गंगाएं बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन वर्षों बाद ही अस्तित्व में आईं। पुरानी समय रेखा के अनुसार वह अवधि शांत और अपूर्ण होनी चाहिए थी। इसके विपरीत वेब ने ऐसी आकाश गंगाओं का खुलासा किया जो पहले से ही संरचित, सक्रिय और आश्चर्यजनक रूप से घनी प्रतीत होती थीं। केवल तारों में ही उनका अनुमानित द्रव्यमान आज की मिल्की वे के द्रव्यमान के बराबर या उससे भी अधिक था। इससे मानक मॉडल के लिए तत्काल समस्या खड़ी हो गई।
इतनी अधिक मात्रा में द्रव्यमान के निर्माण के लिए समय बार बार तारा निर्माण और पदार्थ का निरंतर प्रवाह आवश्यक है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में इतनी जल्दी ऐसी कोई भी परिस्थितियां मौजूद नहीं होनी चाहिए थीं। केवल गुरुत्वाकर्षण बल से इतनी गति से पदार्थ एकत्रित नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि सबसे उदार मान्यताओं के तहत भी गणितीय रूप से यह संभव नहीं था। गैस के संकुचित होने, तारे बनने और इतने विशाल आकार में विकसित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इस पैमाने को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सरल तुलना का सहारा लिया। इतनी जल्दी इन आकाशगंगाओं को खोजना पाषाण युग में राजमार्गों और गगनचुंबी इमारतों से सुसज्जित एक आधुनिक शहर की खोज करने जैसा था। बुनियादी ढांचा उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों से पहले मौजूद नहीं होना चाहिए। फिर भी सबूत आंकड़ों में स्पष्ट रूप से मौजूद थे। शुरुआत में हर चर्चा में संदेह हावी रहा। माप की त्रुटियों को दूर करने के लिए दूरियों की दोबारा गणना की गई। चमक के स्तर का परीक्षण कई मॉडलों के आधार पर किया गया। स्वतंत्र टीमों ने अलग अलग तरीकों का उपयोग करके एक ही वस्तु की जांच की। प्रत्येक चरण में अनिश्चितता कम हुई, लेकिन विरोधाभास पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। ये आकाशगंगाएं दोषपूर्ण उपकरणों द्वारा निर्मित भ्रम नहीं थीं। ये किसी उत्तम क्षण में घटित दुर्लभ घटनाएं नहीं थीं। ये आकाश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार दिखाई देती रहीं। यह पैटर्न गायब होने से इनकार कर रहा था। शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात सिर्फ आकार ही नहीं बल्कि संगठन भी थी। कुछ आकाशगंगाओं ने अव्यवस्थित बादलों के बजाय निश्चित आकार दिखाए। अन्य ने घूर्णन के संकेत दिए जो पतन के बजाय स्थिरता का सुझाव देते थे। इन विशेषताओं से संकेत मिलता है कि आंतरिक प्रक्रियाएं पहले से ही व्यवस्थित हो चुकी थीं। इस स्तर की व्यवस्था विकसित होने में कहीं अधिक समय लगना चाहिए था। इस खोज ने वैज्ञानिकों को असहज संभावनाओं पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। या तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ का व्यवहार बहुत अलग था, या प्रारंभिक आकाशगंगाओं का निर्माण उन प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ जिन्हें वर्तमान मॉडल शामिल नहीं करते हैं। दोनों ही विकल्पों के लिए दशकों से चली आ रही मान्यताओं पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। यह कोई मामूली समायोजन या सुधार नहीं था। यह ब्रह्मांडीय विकास की अब तक की कल्पनाओं के लिए एक संरचनात्मक चुनौती थी। प्रारंभिक ब्रह्मांड अब धीमा या संशयपूर्ण नहीं लग रहा था। यह कुशल, आक्रामक और आश्चर्यजनक रूप से उत्पादक प्रतीत हो रहा था। जैसे जैसे अधिक डेटा प्राप्त हुआ, ध्यान फिर से बदलने लगा। आकार ही अब सबसे चिंताजनक विशेषता नहीं रह गई थी, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने यह जांच की कि ये आकाशगंगाएं किस चीज से बनी हैं, तो इस कहानी को नजरअंदाज करना और भी मुश्किल हो गया। आश्चर्य इन प्रारंभिक आकाशगंगाओं के आकार या चमक तक ही सीमित नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने उनकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करना शुरू किया तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। जेम्स वेब ने रासायनिक जटिलता के संकेत देखे, जिसके लिए तारकीय जीवन के लंबे और बार बार होने वाले चक्रों की आवश्यकता होनी चाहिए थी। सबसे उल्लेखनीय संकेतों में से एक नाइट्रोजन की अप्रत्याशित रूप से उच्च मात्रा में उपस्थिति थी। नाइट्रोजन कोई सरल तत्व नहीं है जो ब्रह्मांड की शुरुआत में आसानी से बन जाता है। यह तारों के भीतर बनता है और तारों के विकसित होने और नष्ट होने के बाद ही मुक्त होता है। इतनी जल्दी नाइट्रोजन के मजबूत संकेतों का दिखना यह दर्शाता है कि ये आकाशगंगाएं तारों की कई पीढ़ियों से गुजर चुकी थीं। इससे ही युवा और सरल ब्रह्मांड की धारणा को चुनौती मिली। मानक अवधारणा के अनुसार प्रारंभिक आकाशगंगाएं रासायनिक रूप से आदिम होनी चाहिए थीं। उनमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होनी चाहिए थी और भारी तत्वों की मात्रा नगण्य होनी चाहिए थी। इसके विपरीत वेब ने ऐसी आकाशगंगाओं को उजागर किया जो रासायनिक रूप से परिपक्व प्रतीत होती थीं। इसका अर्थ यह था कि तारे पहले ही बन चुके थे, अपना ईंधन जला चुके थे और अपने आसपास के वातावरण को अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से समृद्ध कर चुके थे। रासायनिक विकास आमतौर पर धीमा होता है क्योंकि यह समय और पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है। तारों का जन्म होता है, वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, विस्फोट करते हैं या क्षीण हो जाते हैं और अंतरिक्ष में नए तत्वों को फैलाते हैं। कई चक्रों के बाद ही कोई आकाशगंगा जटिल रासायनिक संरचना दिखाना शुरू करती है। फिर भी वेब को ब्रह्मांडीय इतिहास के बिल्कुल आरंभ में ही ये संकेत मिल रहे थे। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तुलना हमारी अपनी आकाशगंगा से ही आई। आकाशगंगा में मौजूद प्राचीन गोलाकार तारा समूह सबसे पुराने जात तारकीय तंत्रों में से हैं। इनमें तारों के निर्माण और पुनर्चक्रण की लंबी अवधि में निर्मित रासायनिक संरचनाएं दिखाई देती हैं। वेब द्वारा देखी गई प्रारंभिक आकाशगंगाओं में समान रासायनिक समृद्धि पाई गई।
इस समानता से संकेत मिलता है कि ये दूरस्थ प्रणालियां अप्रत्याशित तरीकों से पहले ही वृद्ध हो चुकी थीं। यह सिर्फ चार्ट पर लिखे अंकों की बात नहीं थी। रासायनिक निशान किसी आकाश गंगा के अतीत की कहानी बयां करते हैं। वे बताते हैं कि कितने तारे बने, उनका जीवन काल कितना छोटा था और पदार्थों का पुनः उपयोग कितनी कुशलता से हुआ। इस मामले में कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ शोधकर्ताओं ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या प्रारंभिक ब्रह्मांड आधुनिक भौतिकी की अपेक्षा अधिक उत्पादक था। अन्य लोगों ने यह अनुमान लगाया कि क्या अज्ञात प्रक्रियाओं ने तारा निर्माण को उन तरीकों से गति दी जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। स्थिति को और भी जटिल बनाने वाली बात थी निरंतरता। ये रासायनिक संकेत विभिन्न अवलोकनों में कई आकाश गंगाओं में दिखाई दिए। ये अलग थलग विसंगतियां नहीं थीं जिन्हें अनदेखा किया जा सके। हर नई खोज ने उसी असहज संदेश को पुष्ट किया। प्रारंभिक ब्रह्मांड एक धीमी गति से शुरू होने वाली प्रणाली की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। यह एक ऐसी प्रणाली की तरह व्यवहार कर रहा था जिसने पहले ही अपनी लय पा ली थी। इस बिंदु पर समस्या अब संरचना या पैमाने तक सीमित नहीं रह गई थी। रसायन विज्ञान ने भी इसी दिशा में इशारा करते हुए साक्ष्य की एक स्वतंत्र कड़ी जोड़ दी। इन सभी सुरागों से संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड अपेक्षा से कहीं पहले परिपक्व हो चुका होगा। इसका मतलब ये नहीं था कि मौजूदा सिद्धांत हर तरह से गलत थे। इसका मतलब ये था कि वे अपूर्ण थे। जैसे जैसे संरचना और रसायन विज्ञान दोनों ने स्वीकृत समय सीमाओं को चुनौती दी, वैज्ञानिकों को एक व्यापक मुद्दे का सामना करना पड़ा। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया था कि आकाश गंगाओं का निर्माण कब हुआ। सवाल यह था कि ब्रह्मांड के वास्तविक इतिहास का कितना हिस्सा हम वास्तव में देख पाते हैं। इस बिंदु पर वैज्ञानिकों को रुककर यह पुनर्विचार करना पड़ा कि ब्रह्मांड की सीमा का वास्तव में क्या अर्थ है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड अंतरिक्ष में कोई दीवार या सीमा नहीं है। यह समय और प्रकाश की गति द्वारा निर्धारित एक सीमा है। प्रकाश पल भर में यात्रा नहीं करता, इसलिए जब हम दूर देखते हैं तो हम समय में भी बहुत पीछे देख रहे होते हैं। प्रत्यक्ष ब्रह्मांड वह क्षेत्र है जिसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त कर चुका है। उससे परे का सब कुछ अदृश्य रहता है, इसलिए नहीं कि वह खाली है, बल्कि इसलिए कि उसका प्रकाश अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। कई वर्षों तक यह विचार विश्वसनीय और व्यावहारिक प्रतीत होता रहा। वैज्ञानिकों ने जितना अधिक अतीत की ओर देखा, ब्रह्मांड के उतना ही सरल होने की उम्मीद थी। किनारों के पास आकाश गंगाएं छोटी, धुंधली और अपूर्ण होनी चाहिए थीं। जेम्स वेब ने चुपचाप उस धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने ऐसी आकाश गंगाओं को दिखाया जो हमारी अवलोकन क्षमता की चरम सीमा पर पहले से ही विकसित प्रतीत होती थीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वेब ने ब्रह्मांड की वास्तविक शुरुआत देखी। इसका अर्थ यह है कि वेब ने शायद आकाशगंगा का केवल वही प्रारंभिक भाग देखा है जिसे हमारे उपकरण वर्तमान में देख सकते हैं। यदि उस समय आकाशगंगाएं पहले से ही जटिल थीं तो उनका निर्माण और भी पहले शुरू हुआ होगा। वह प्रारंभिक चरण हमारी वर्तमान दृष्टि से परे होगा। इससे एक असहज विचार उत्पन्न होता है। संभव है कि ब्रह्मांड हमारे लिए दृश्यमान होने से बहुत पहले सक्रिय रहा हो। तारे पृथ्वी तक अपना प्रकाश पहुंचने से पहले ही बन चुके हों, विकसित हो चुके हों और अंतरिक्ष को समृद्ध कर चुके हों। ऐसे में जिसे हम शुरुआत कहते हैं, वह शायद केवल पहला दृश्यमान अध्याय ही हो। कुछ वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया कि ब्रह्मांड का विकास हर जगह समान रूप से नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों में संरचनाएं अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बनी होंगी। ये प्रारंभिक क्षेत्र इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि वेब उस समय परिपक्वता क्यों प्राप्त करता है जब सरलता की अपेक्षा थी। एक अन्य संभावना इससे भी कहीं अधिक गहराई तक जाती है। जिस क्षण को हम आरंभ कहते हैं, वह ब्रह्मांडीय इतिहास की संपूर्ण कहानी का वर्णन नहीं कर सकता। इससे पहले भी कुछ चरण रहे होंगे जिनके कारण आज हमें प्रत्यक्ष प्रकाश देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान विफल हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी दृष्टि उन उपकरणों और प्रकाश की यात्रा की सीमा से बंधी हुई है जिनका हम उपयोग करते हैं। लंबे समय तक प्रत्यक्ष सीमा एक ठोस संदर्भ बिंदु की तरह प्रतीत होती थी। अब यह एक संकीर्ण खिड़की की तरह दिखती है, एक ऐसी खिड़की जो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा दिखाती है। जेम्स वेब ने उस सीमा को पार नहीं किया। इससे यह पता चला कि सीमा अपने आप में जितना दिखाती है, उससे कहीं अधिक छिपा सकती है। ब्रह्मांड शायद वहीं समाप्त नहीं होता जहां हमारी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है। यह शायद हमारी पहुंच से परे भी जारी रहता है, उन घटनाओं से पहले ही आकार ले चुका है जिन्हें हम अभी देख नहीं सकते। जैसे ही यह विचार पुख्ता हुआ, शोधकर्ताओं ने एक नई चुनौती पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। यदि हमारा दृष्टिकोण सीमित है तो असली चुनौती ये सीखना है कि ब्रह्मांड हमें जो थोड़ा बहुत देखने की अनुमति देता है, उसकी व्याख्या कैसे की जाए।
जैसे जैसे ये खोजें बढ़ती गईं, वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि समस्या अब किसी एक विचित्र आकाशगंगा के बारे में नहीं थी। यह ब्रह्मांड के विकास को समझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ढांचे के बारे में थी। दशकों तक ब्रह्मांड विज्ञान उन मॉडलों पर निर्भर रहा जो अधिकांश प्रेक्षणों से मेल खाते थे और इसलिए कारगर साबित हुए। इन मॉडलों में यह माना गया था कि पदार्थ समान रूप से फैला हुआ है, गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे उसे एक साथ खींचता है और जटिलता को प्रकट होने में समय लगता है। जेम्स वेब ने शोधकर्ताओं को यह जांचने के लिए मजबूर किया कि वे मान्यताएं वास्तव में कितनी मजबूत थीं। एक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में वर्तमान मॉडलों की भविष्यवाणी से कहीं अधिक पदार्थ मौजूद था। यदि आरंभ में अधिक पदार्थ मौजूद होता तो तारे और आकाशगंगाएं तेजी से बन सकती थीं और जल्दी बड़ी हो सकती थीं। यह विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों में इसके गंभीर परिणाम होते हैं। पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन, आकाशगंगाओं की गति, ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण और व्यापक संरचना को प्रभावित करता है। प्रत्येक समायोजन दशकों के शोध पर गहरा प्रभाव डालेगा। एक अन्य व्याख्या आकाशगंगा निर्माण की प्रक्रिया को ही चुनौती देती है। आकाशगंगाएं शायद छोटे बादलों से धीरे धीरे नहीं बनती, जैसा कि पहले माना जाता था। वे तीव्र प्रारंभिक संकुचन या अज्ञात प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के माध्यम से तेजी से बन सकती हैं। इसका अर्थ यह होगा कि ब्रह्मांड ने अपेक्षा से कहीं पहले जटिलता का निर्माण करना सीख लिया था। कुछ वैज्ञानिक इस विचार पर भी शोध कर रहे हैं कि ब्रह्मांड उस समय रेखा से कहीं अधिक पुराना है जिसे हम वर्तमान में स्वीकार करते हैं। यदि ब्रह्मांडीय इतिहास और भी पुराना है तो प्रारंभिक आकाशगंगाएं उतनी तेजी से विकसित नहीं हुई होंगी जितनी वे दिखाई देती हैं। यह विचार बिग बैंग को नकारता नहीं है, बल्कि इसके समय की हमारी व्याख्या को बदल देता है। अन्य सिद्धांत इससे भी आगे जाते हैं। कुछ का सुझाव है कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजर सकता है। कुछ अन्य लोग भौतिकी के उन लुप्त नियमों का प्रस्ताव रखते हैं जिन्होंने प्रारंभिक पदार्थ को उन तरीकों से आकार दिया जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ये विचार नाटकीय लगते हैं, लेकिन वे गणितीय अनुसंधान पर आधारित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैज्ञानिक स्वयं विज्ञान को नकार नहीं रहे हैं। वे साक्ष्यों के आधार पर ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसा विज्ञान की आवश्यकता है। जब अवलोकन मॉडल के अनुरूप नहीं रह जाते तो मॉडल को अनुकूलित होना पड़ता है। यह क्षण असहज प्रतीत होता है क्योंकि निश्चितता की जगह प्रश्न ले रहे हैं। फिर भी प्रगति हमेशा से इसी तरह होती आई है। खगोल विज्ञान ने पहले भी ऐसे ही क्षणों का सामना किया है। पृथ्वी के केंद्रीय स्थान खोने से लेकर ब्रह्मांडीय विस्तार की खोज तक हर बार ब्रह्मांड में कोई बदलाव नहीं आया, मानवीय समझ में बदलाव आया। जेम्स वेब ने रातों रात ब्रह्मांड विज्ञान को क्रांतिकारी नहीं बना दिया, बल्कि उन्होंने उन क्षेत्रों को उजागर किया जहां व्याख्याएं कमजोर पड़ जाती हैं। इससे पता चला कि प्रारंभिक युगों का वर्णन करने के लिए परिचित उपकरण अब पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। अब शोधकर्ताओं को नए आंकड़ों को पुराने सिद्धांतों से जोड़ना होगा, बिना किसी को अनावश्यक रूप से मोड़े। यह संतुलन बनाने का प्रयास पहले से ही अनुसंधान प्राथमिकताओं और भविष्य के मिशनों को नया आकार दे रहा है। आगे जो होगा उसका कोई एक जवाब नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मांड के अध्ययन के तरीके में एक व्यापक बदलाव आएगा। ये बदलाव अब अलग थलग नहीं हो रहा है, क्योंकि इन संकेतों को समझने की होड़ वैश्विक हो गई है। इस स्तर पर जेम्स वेब की कहानी अब केवल आश्चर्यजनक छवियों या गलत धारणाओं तक सीमित नहीं रह गई है। यह ब्रह्मांड हमें वास्तव में क्या बता रहा है, इसे समझने की एक वैश्विक होड़ बन गई है। जिन संकेतों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था, वही संकेत अब दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों को तेजी से आगे बढ़ने और व्यापक सोच रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रारंभिक विशाल आकाशगंगाएं, परिपक्व रसायन विज्ञान और बड़े पैमाने की संरचनाएं, ये सभी एक साझा समस्या की ओर इशारा करती हैं। हमारा पुराना आरामदायक माहौल खत्म हो गया है और कोई भी एक देश इसे अकेले हल नहीं कर सकता। पिछली सदी के अधिकांश समय तक नासा गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के केंद्र में रहा। अब यह स्थिति साझा की जा रही है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी डार्क एनर्जी, ब्रह्मांडीय संरचना और प्रारंभिक आकाशगंगा निर्माण के अध्ययन के लिए अपने मिशनों का विस्तार कर रही है। जापान दूरस्थ अंतरिक्ष से आने वाले मंद संकेतों को मापने के लिए डिजाइन किए गए अत्यधिक सटीक उपकरणों का विकास जारी रखे हुए है। चीन ब्रह्मांड का नए तरीकों से मानचित्रण करने के लिए शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीनों और विशाल जमीनी वेधशालाओं का तेजी से निर्माण कर रहा है। निजी कंपनियां भी प्रक्षेपण लागत को कम करके और अंतरिक्ष तक पहुंच को सुगम बनाकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह शीत युद्ध के दौरान हुई अंतरिक्ष होड़ की पुनरावृत्ति नहीं है। कोई भी झंडा गाड़ने या सबसे पहले मंजिल तक पहुंचने की होड़ में नहीं है।
यह होड़ आंकड़ों, सटीकता और व्याख्या पर आधारित है। आधुनिक खगोल विज्ञान कई प्रकार के दूरबीनों के एक साथ काम करने पर निर्भर करता है। जेम्स वेब दूरबीन अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करती है, जिससे यह धूल के पार देखने और समय में बहुत पीछे तक का अवलोकन करने में सक्षम होती है। पृथ्वी पर चिल्ली में निर्माणाधीन यह अत्यंत विशाल दूरबीन अपने विशाल दर्पण का उपयोग करके दूर की आकाश गंगाओं का अत्यंत विस्तार से अध्ययन करेगी। स्क्वायरकॉम एरे जैसी रेडियो वेधशालाओं को ब्रह्मांडीय इतिहास में हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, यहाँ तक कि तारों के पूर्ण रूप से बनने से पहले भी। अन्य अंतरिक्ष मिशन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर केंद्रित हैं, जो ब्रह्मांडीय संरचना को आकार देने वाली अदृश्य शक्तियां हैं। ये सभी उपकरण मिलकर एक वैश्विक अवलोकन नेटवर्क बनाते हैं। प्रत्येक दूरबीन वास्तविकता की एक अलग परत को देखती है। वैज्ञानिकों के लिए इन सभी को मिलाकर ही एक संपूर्ण चित्र का निर्माण संभव है। इस प्रयास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी अत्यावश्यक हो गई है। अब प्राप्त होने वाले डेटा की मात्रा इतनी अधिक है कि मनुष्य अकेले उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। एल्गोरिदम पैटर्न का पता लगाने, विसंगतियों को पहचानने और विशाल दूरी और समय अवधि में संकेतों को जोड़ने में मदद करते हैं। इस तकनीकी बदलाव से खोजों का स्वरूप बदल जाता है। ब्रह्मांड को समझना अब दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। यह दौड़ इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये प्रारंभिक आकाशगंगाएं केवल वैज्ञानिक जिज्ञासाएं नहीं हैं। ये निर्धारित करती हैं कि हम तारों, ग्रहों और संभवतः स्वयं जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करते हैं। यदि जटिलता प्रारंभिक अवस्था में प्रकट हुई, तो ब्रह्मांड संरचना निर्माण में हमारी धारणा से कहीं अधिक कुशल हो सकता है। यह विचार दुर्लभता, संयोग और अस्तित्व के बारे में हमारी सोच को नया आकार देता है। यह शिक्षा, संस्कृति और मानवता के प्रति हमारे दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भी नया रूप देता है। जो भी इन संकेतों को सबसे पहले जोड़ेगा, वह आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्मांड के बारे में जानने के तरीके को प्रभावित करेगा। पाठ्य पुस्तकें बदलेंगी, समय सीमाएं बदलेंगी, नए सबूतों के साथ पुरानी बहसें फिर से शुरू होंगी। जेम्स वेब ने सबसे बड़े सवालों के जवाब नहीं दिए, इसी वजह से ये सवाल अपरिहार्य हो गए। ब्रह्मांड ने अपने संकेत पहले ही दे दिए हैं। अब परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कौन ध्यान से सुन सकता है, टुकड़ों को जोड़ सकता है और सही कहानी बता सकता है। जेम्स वेब ने हमें केवल दूर की आकाशगंगाएं ही नहीं दिखाईं, उन्होंने हमें यह दिखाया कि ब्रह्मांड हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक पुराना, तीव्र गति वाला और जटिल हो सकता है। जिसे हम कभी शुरुआत मानते थे, अब वह एक दृश्य पड़ाव जैसा लगता है ना, कि वास्तविक आरंभ। इस सीमा के पीछे हमें शायद और भी गहरा इतिहास छिपा हुआ दिखाई देता है, जिसे अभी उजागर किया जाना बाकी है। जैसे जैसे नए टेलीस्कोप खोज में शामिल हो रहे हैं और डेटा बढ़ता जा रहा है, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार बदल रही है। अगली खोज किसी एक छवि से नहीं, बल्कि इन संकेतों के आपस में जुड़ने के तरीके से हो सकती है। सीमा के उस पार क्या है, यह अब दूरी का प्रश्न नहीं, बल्कि समझ का प्रश्न है।